हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्ट फाइल की। तो मैनिफेस्ट फाइल क्या है ये हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट नोड्स अवेलेबल और द टैग्स अवेलेबल इन मैनिफेस्ट फाइल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मैनिफेस्ट फाइल एक एक्सएमएल फाइल है। तो एक्सएमएल फाइल को जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर अलग अलग नोड्स होते हैं जिसे हम टैग्स भी कहते हैं। तो इस मैनिफेस्ट फाइल में कौन कौन से ऐसे नोड्स अवेलेबल है उसकी बात करते हैं। uses SDK, enable us to define mean SDK version, max SDK version that must be available on the device। तो ये जो uses SDK है उसके द्वारा एप्लीकेशन को डिवाइस में रन होने के लिए मिनिमम कौन सा वर्जन चाहिए और मैक्सिमम किस वर्जन तक वो रन हो पाएगी ये हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, also we can mention target SDK version for the application for the version the application is designed। एप्लीकेशन को पर्टिकुलरली आपने किस वर्जन के लिए डेवलप किया है वो भी आप मेंशन कर सकते हो टारगेट SDK वर्जन में। इससे क्या होगा कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो टारगेट SDK वर्जन में एक बहुत ही बेस्ट ढंग से रन होगी। मतलब कि आपने जब टेस्टिंग किया तो टारगेट वर्जन में ही किया होगा और उसी में वो एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया होगा उसमें। तो क्लाइंट को भी पता चलेगा, जब आप एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्लाइंट इंस्टॉल करेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई, उसको कहा जाएगा कि भाई ये वर्जन जो है एप्लीकेशन का वो आपके OS के वर्जन के अनुरूप बेटर है। ओके, इस तरह से क्लाइंट को गाइडेंस दिया जा सकता है। यूजेस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी एक नोड है। दिस टैग स्पेसिफाई ईच कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट मैकेनिज्म सपोर्टेड बाय आवर एप्लीकेशन। अब आपकी एप्लीकेशन इनपुट कौन कौन से तरीके से लेगी, मतलब कौन से माध्यम से वो इनपुट एक्सेप्ट करेगी। तो इसके जो पॉसिबल वैल्यूज़ है इस एट्रीब्यूट की, इस नोड की, वो है रिक्वायर्ड 5-way नेविगेशन, रिक्वायर्ड हार्ड कीबोर्ड, रिक्वायर्ड कीबोर्ड टाइप, रिक्वायर्ड नेविगेशन, रिक्वायर्ड टच स्क्रीन। मतलब कि इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा वैल्यू आप पास कर सकते हो। देखो यहाँ पे यूजेस कॉन्फ़िगरेशन, रिक्वायर्ड टच स्क्रीन, तो फिंगर कौन से टच के एक्सेस से वो इनपुट कैप्चर करेगी, तो हमने वहाँ पे लिखा है फिंगर प्री डिफाइंड वैल्यू। रिक्वायर्ड हार्ड कीबोर्ड, तो उसमें ट्रू। कीबोर्ड टाइप क्वालिटी, मतलब कि कौन सा कीबोर्ड उसको चाहिए, उस हिसाब से डिवाइस में जो अवेलेबल कीबोर्ड्स है उसमें से योग्य कीबोर्ड उसको पेश किया जाएगा, मतलब कि उसको एक्सेस दिया जाएगा उस कीबोर्ड का। ये दूसरा एग्जांपल, एंड्रॉयड रिक्वायर्ड टच स्क्रीन इज इक्वल टू फिंगर, एंड्रॉयड कॉलन रिक्वायर्ड नेविगेशन इक्वल टू ट्रैक बॉल, एंड्रॉयड रिक्वायर्ड हार्ड कीबोर्ड इक्वल टू ट्रू, और एंड्रॉयड रिक्वायर्ड कीबोर्ड टाइप इज इक्वल टू 12 की। ये सब अलग अलग उसको हमने दिए हैं। अलग अलग हमने उसको ये सभी एट्रीब्यूट सेट किए हैं। ये रिक्वायर्ड टच स्क्रीन में फिंगर दिया है, ओके, फिंगर से ये एक्सेस करेगा। रिक्वायर्ड नेविगेशन में ट्रैक बॉल दिया है, और रिक्वायर्ड हार्ड कीबोर्ड में ट्रू। रिक्वायर्ड कीबोर्ड टाइप इज इक्वल टू 12 की वाला उसको कीबोर्ड चाहिए। यूजेस फीचर, दिस टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई विच हार्डवेयर फीचर आवर एप्लीकेशन रिक्वायर्स, द पॉसिबल वैल्यू फॉर दिस एलिमेंट इज। तो पहले जो था वो कौन सा था, यूजेस कॉन्फ़िगरेशन। ये अब यूजेस फीचर, कौन कौन से फीचर्स का एक्सेस उसको चाहिए, मतलब कौन से फीचर्स वो यूज़ करती है आपकी एप्लीकेशन को रन होने के लिए, कौन से फीचर्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई फीचर उसको चाहिए कि जो डिवाइस में अवेलेबल नहीं है, तो अगर वो रिक्वायर्ड है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त क्लाइंट को बताएगी कि भाई ये फीचर आपके इस डिवाइस में नहीं है और एप्लीकेशन को ये रन होने के लिए चाहिए। ओके,
पॉसिबल वैल्यूज़ देखिए आप, इसकी ऑडियो है, ब्लूटूथ है, कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन, एनएफसी, सेंसर्स, टेलीफोनी, टच स्क्रीन, यूएसबी, वाईफाई एट्सेट्रा। ये सभी अलग अलग उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ है यूजेस फीचर की। ओके, यहाँ पे देखो NFC, android.hardware.nfc, मतलब पर्टिकुलर पीस ऑफ हार्डवेयर इट रिक्वायर्स। ओके, NFC सपोर्ट स्क्रीन, या दैट इज़ द गुड वन। आपकी एप्लीकेशन कौन कौन सी स्क्रीन साइज़ को सपोर्ट करती है, मतलब कौन कौन सी स्क्रीन साइज़ हो तो आपकी एप्लीकेशन अच्छी तरह से रन हो पाएगी। दिस टैग इनेबल्स अस टू स्पेसिफाई द स्क्रीन साइजेस आवर एप्लीकेशन हैज़ बीन डिज़ाइंड एंड टेस्टेड ऑन, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी स्क्रीन साइज़ पे अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट किया गया है और वो रन हो सकती है अच्छी तरह से। So on devices with supported screens, our application is laid out normally, but whereas on device with unsupported devices, the system may apply a compatibility node, मतलब कि कौन कौन से स्क्रीन्स पे आपकी एप्लीकेशन अच्छा आउटपुट देती है और अदरवाइज ऐसे अनसपोर्टेड डिवाइसेस, मतलब अनसपोर्टेड स्क्रीन है तो वो वहाँ पे compatibility मोड भी अप्लाई कर सकती है। So there are various predefined screen sizes available. We can mention any here. Possible values for these elements are small screen, normal screens, large screens, extra large screens, requires smallest width dp, compatible with limit dp, largest width limit dp। ये सब अलग अलग वैल्यूज़ हैं जो आप मेंशन कर सकते हो सपोर्ट स्क्रीन्स में। सपोर्ट स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन फॉल्स, नॉर्मल स्क्रीन ट्रू, लार्ज स्क्रीन ट्रू, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन ट्रू, मतलब कि ये सब सपोर्टेड स्क्रीन्स है जिस पे आपकी एप्लीकेशन अच्छी तरह से आउटपुट दे सकती है, पेश कर सकती है। रिक्वायर्स स्मॉलेस्ट विथ डीपी 480, कंपेटिबल विथ लिमिट डीपी 600, लार्जेस्ट विथ लिमिट डीपी 720। ये हमने और भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन सेटअप्स इसको दिए हैं। सपोर्ट्स GL टेक्सचर, डिक्लेयर्स दैट द एप्लीकेशन इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्सचर एसेट्स। टेक्सचर एसेट्स मतलब कि अलग अलग टेक्स्ट के जेस्चर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हम बता सकते हैं इस एट्रीब्यूट के इस नोड के द्वारा। यूजेस परमिशन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोड है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल का। आपकी एप्लीकेशन को डिवाइस के फीचर्स या उसके हार्डवेयर्स कुछ एक्सेस करने हैं, कोई पर्टिकुलर सुविधा उसकी यूज़ करनी है, जैसे कि टेलीफोन यूज़ करना है फीचर, या फिर SMS रीड करना है, या फिर लोकेशन ट्रेस करना है। ये सब ऐसी चीज़ है कि जो क्लाइंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको क्लाइंट की परमिशन लेनी चाहिए। तो यूजेस परमिशन एक नोड है जिसके द्वारा हम ऐसी चीज़ें लिस्ट आउट कर सकते हैं, ऐसे फीचर्स लिस्ट आउट कर सकते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन को चाहिए। इससे क्या होगा कि जब हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो क्लाइंट को पूछा जाएगा कि भाई ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आते मैसेजेस को रीड करना चाहती है, आपके मोबाइल से कॉल करना चाहती है, मतलब एग्जांपल आपके लोकेशन को ट्रेस करना चाहती है, मतलब जो भी हमने परमिशन लिखी है उस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और क्लाइंट को दो ऑप्शन दिए जाएंगे, अलो और डिने। अगर क्लाइंट अलो करता है तो हमारी एप्लीकेशन आगे जाके इन फीचर्स का यूज़ कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। ओके, और एक बात बता दूं आपको कि ये जो परमिशंस मांगने की बात आई है, तो परमिशंस हम दो तरह से मांग सकते हैं। एक स्टैटिक, मतलब कि एप्लीकेशन जब इंस्टॉल हो रही है तब हम क्लाइंट से पूछ लें कि भाई ये करना है, इस एप्लीकेशन को ये करना है, क्या आप परमिशन देना चाहते हो, क्या आप अलाउ करना चाहते हो या नहीं। ओके,
तो वो शुरू में ही पूछ लिया स्टैटिक। दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपकी एप्लीकेशन में ऐसा कोड आपने यूज़ किया है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कोड यूज़ किया है कि जो कॉलिंग करता है, कॉलिंग। ओके, अब आपने मैनिफेस्ट फाइल में परमिशन नहीं मांगी है, तो क्या होगा कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त परमिशन नहीं मांगेगी। अब जब एप्लीकेशन का वो कोड रन हो रहा है, उस एक्टिविटी का कोड जहाँ पे आपने कॉलिंग का फीचर यूज़ किया है, तो उस कोड को रन करते वक्त क्लाइंट को पूछा जाएगा। एप्लीकेशन रन हो रही है, ऑलरेडी इंस्टॉल भी हो गई, रन भी हो रही है, रन होते वक्त वो कोड रन होने जा रहा है जिसमें से कॉलिंग इनिशिएट हो रहा है, तब क्लाइंट को पूछा जाएगा कि राइट कि दिस एप्लीकेशन वांट टू कॉल, डू यू वांट टू अलाउ। इस तरह से उसे कहते हैं ऑन द फ्लाई परमिशन। उसे क्या कहते हैं? ऑन द फ्लाई परमिशन, मतलब कि डायनेमिक, जब ज़रूरत पड़ी तब परमिशन मांगी। ओके, तो ये दोनों तरह से परमिशंस हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन परमिशन लिखने से या परमिशन मांगने से हम उस फीचर को यूज़ कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लाइंट परमिशन देता है तब ही हम उस फीचर को यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये कभी भी मत मान लेना आप कि परमिशन को लिखा है तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे। परमिशन इज़ जस्ट आवर रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट। ओके, उसको अलाउ करना नहीं करना वो उसके ऊपर आधारित है। तीसरा भी एक ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब कि तीसरी भी एक परिस्थिति है कि आप मैनिफेस्ट फाइल में भी यूजेस परमिशन लिखते हो और रन टाइम भी मांगना पड़ता है। कुछ ऐसे केसेस है जैसे कि आप लोकेशन को एक्सेस कर रहे हो, आपने मैनिफेस्ट फाइल में लिखा, तो मैनिफेस्ट फाइल में आपने लिखा है तो इंस्टॉल करते वक्त क्लाइंट से पूछा जाएगा कि भाई ये एप्लीकेशन आपकी लोकेशन को या जीपीएस को एक्सेस करना चाहती है, डू यू वांट टू अलाउ और नॉट। सपोज क्लाइंट क्लिक करता है अलाउ पे, फिर क्या होगा कि जब अपनी एप्लीकेशन रन हो रही है तो उसमें वो कोड रन होगा कि जहाँ पे हमने लोकेशन को एक्सेस किया है, गेट लोकेशन एक्सेट्रा। तो अगर परमिशन मिली है तो ये कोड रन होगा, नहीं मिली है तो रन टाइम एरर आ जाएगी। तो वापस उस कोड को रन करते वक्त वापस हमें एक कंडीशन लिखनी चाहिए। हम चेक कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में मैनिफेस्ट फाइल में ये परमिशन लिखी है, मतलब कि क्लाइंट को पूछा गया है, बट क्या वो परमिशन हमें मिली है या नहीं मिली, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वो अपने पास ये ट्रैक रखता है कि कौन कौन सी परमिशंस इसे दी गई है। इसलिए हम अपने कोड के ज़रिए, प्रोग्रामिंग के ज़रिए वो भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमें ये परमिशन मिली है। अगर नहीं मिली है तो कोड के पहले वापस उस परमिशन को प्रोग्रामेटिकली हम मांग सकते हैं। तो ये भी एक, और प्रोग्रामेटिकली जब हम परमिशन मांगेंगे तो वो ऑन द फ्लाई परमिशन है। ओके, तो ये भी कुछ सिचुएशंस हो सकती है कि जिसमें हम मैनिफेस्ट फाइल में भी लिखेंगे और प्रोग्रामेटिकली कोड को रन करते वक्त उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को रन करने से पहले चेक करेंगे कि क्या वो परमिशन मिली है या नहीं मिली, और नहीं मिली तो उसको हम तब डायनेमिकली मांगेंगे। It declares the user permissions that our application requires. Each permissions that we define will be presented show the user before the application is installed. Okay, permissions are required for tasks such as dialing, SMS, using internet, etc. ऐसे बहुत से टास्क हैं कि जिसके लिए आपको परमिशंस डिफाइन करनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। ओके, तो ये यूजेस परमिशंस में हम परमिशन मांगते हैं। उसी तरह से परमिशन टैग भी है। वी कैन ऑल्सो क्रिएट परमिशंस फॉर आवर एप्लीकेशन इफ़ वी थिंक दैट हमारी एप्लीकेशन में कुछ ऐसा है कि जो दूसरी एप्लीकेशन को यूज़फुल हो सकता है या उसको यूज़ करना हो सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसको क्लाइंट की परमिशन लेनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम अपनी खुद की एप्लीकेशन की परमिशंस को डिफाइन कर सकते हैं परमिशन नोड के द्वारा, कि भाई दूसरी एप्लीकेशन को जब हमारी एप्लीकेशन का डेटा एक्सेस करना हो तो उसको कौन सी परमिशन मांगनी है, ये परमिशन हम खुद डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इफ़ वी थिंक दैट अदर एप्लीकेशंस ऑन द डिवाइस may find some interesting in our application, it need to take permission defined by our application.
instrumentation. It provides a test framework for our application components at runtime. It provides hooks to monitor our application and its interaction with the system resources. ये इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो ज़्यादातर केस में टेस्टिंग से जुड़ा हुआ है. मैंने एक बार आपसे बात की थी मेरे ख्याल से एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स को डिस्कस करते वक्त मंकी टूल की. मंकी टूल और मंकी रनर ये हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट करता है. तो टेस्ट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंटेशन टैब में हम लिख सकते हैं कि भाई कौन सा क्लास है कि जो हमने टेस्टिंग के लिए बनाया है. एप्लीकेशन नोड वो हमने देखा था मैनिफेस्ट फाइल में कि मैनिफेस्ट नोड के बाद जो मेन नोड आता है वो है एप्लीकेशन नोड, जिसमें हम एप्लीकेशन के सेटिंग्स और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हमने डिफाइन किए हैं उसके सेटिंग्स को हम वहाँ पे लिखते हैं. A manifest file can contain only one application tag. It specifies the metadata. देखो मैंने कहा था आपसे कि एक मैनिफेस्ट फाइल में एक ही एप्लीकेशन टैग होता है. It specifies the metadata for our application including title, icon, theme, etc. Other nodes such as those for activity, service, content provider and broadcast receiver are written inside the application node. तो ये एक मैनिफेस्ट फाइल में एक ही एप्लीकेशन नोड होता है. इसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन के सेटिंग्स जैसे कि उसका लेबल, उसका टाइटल, उसका आइकन वगैरह सेट कर सकते हैं. और इस एप्लीकेशन नोड के अंदर हम दूसरे नोड्स भी लिख सकते हैं जैसे कि एक्टिविटी, सर्विस, रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर एट्सेट्रा. एक्टिविटी नोड, यस, ये इम्पोर्टेंट और अहम नोड कह सकते हैं हम कि हमारी एप्लीकेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो हर एक एक्टिविटी के लिए एक एक्टिविटी नोड लिखना आवश्यक है. और दूसरे शब्दों में हम उसको रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं कि अपनी एक्टिविटी को रजिस्टर करना आवश्यक है एक्टिविटी नोड के द्वारा. एक्टिविटी नोड इज रिटन इनसाइड द एप्लीकेशन टैग. ईच एक्टिविटी विद इन आवर एप्लीकेशन should be mentioned in the manifest file. If we start an activity which is not defined in the manifest file, it will throw an exception. मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी आप रन करवाते हो जिसको आपने रजिस्टर नहीं करवाया मैनिफेस्ट में तो रन टाइम एरर आएगी, मतलब कि एक्सेप्शन थ्रो होगी. Each activity node supports intent filter tags to define the intents that can be used to start the activity. एक्टिविटी के अंदर हम इंटेंट फिल्टर नोड को भी, मतलब कि उसका सब नोड है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि भाई अपनी एक्टिविटी क्या यूज़ कर रही है, मतलब कि या फिर अपनी एक्टिविटी क्या कर सकती है, ओके, या फिर क्या है, ये सब हम मेंशन कर सकते हैं इंटेंट फिल्टर के द्वारा. ये इंटेंट फिल्टर जो है वो एक्टिविटी का सब नोड है. देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है. एक्टिविटी एंड्रॉयड कॉलन नेम इज इक्वल टू माई एक्टिविटी, ये उसका क्लास नेम है. लेबल, उसका जो लेबल दिया है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग रिसोर्स तक बना हुआ होगा अपनी एप्लीकेशन में. ये देखिए इंटेंट फिल्टर, फिर एक्शन, ये एक्शन और कैटेगरी इंटेंट फिल्टर के एट्रीब्यूट्स क्या सब नोड है. एक्शन में नेम दिया हमने मेन और कैटेगरी में नेम दिया लॉन्चर, मतलब कि ये लॉन्चर एक्टिविटी है. इसका मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन जब रन होगी तो सबसे पहले ये एक्टिविटी रन होगी, तुरंत ही लॉन्च हो जाएगी एप्लीकेशन के रन होने पर ये एक्टिविटी. तो एक एप्लीकेशन में हम किसी एक एक्टिविटी को लॉन्चर बना सकते हैं. ओके, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत से एक्टिविटी में ये चीज़ लिख सकते हैं लॉन्चर, लेकिन लॉन्चर किसी एक एक्टिविटी को ही बनाया जाएगा जो सबसे पहले आपने डिफाइन किया है उसको. सर्विस, अब हमारी बात हुई थी अगले वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन. तो सर्विस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन विच डज नॉट रिक्वायर अ यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट एंड इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन सेकेंडरी थ्रेड और इट कैन run on main thread also. Okay,
It does not require clients continuous interaction. We need to add service tag for each service class in our application. It also supports intent filter child tags to allow late runtime binding. आपकी एप्लीकेशन में जितनी भी सर्विसेज आपने डिफाइन की है उन सबको आपको मैनिफेस्ट फाइल में मेंशन करना पड़ेगा. इसके लिए सर्विस नोड और एंड्रॉयड कॉलन नेम. एडिशनली इंटेंट फिल्टर भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो. प्रोवाइडर, देखो मैंने ये भी बताया था कंपोनेंट्स में कि कंटेंट प्रोवाइडर मतलब अपनी एप्लीकेशन किसी और एप्लीकेशन का डेटा यूज़ कर सकती है, उसी तरह से अपनी एप्लीकेशन का डेटा कोई और एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकती है. तो दोनों ही केस में कंटेंट प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट आता है. अगर हम किसी और का डेटा यूज़ कर रहे हैं तो वो और जो है कोई और एप्लीकेशन वो कंटेंट प्रोवाइडर होगा, या हमारी एप्लीकेशन का डेटा कोई और एप्लीकेशन यूज़ करना चाहे और अगर ऐसा डेटा हमारे पास है तो हम कंटेंट प्रोवाइडर बनेंगे. अगर हम कंटेंट प्रोवाइडर बनते हैं तो हमें ये डिफ़ाइन करना होगा कि हमारा डेटा एक्सेस करने के लिए उसको कौन सा क्लास या क्या नाम इस्तेमाल करना है. ओके, तो ये हम मेंशन कर सकते हैं प्रोवाइडर टैग के द्वारा, जिसमें हम एट्रीब्यूट लिखते हैं नेम. यहाँ पे अपने क्लास का नेम होगा जो नाम हमने कंटेंट प्रोवाइडर को दिया है, और ऑथोरिटीज़ मतलब उसका ऑथोरिटी क्या है, कौन सा यूआरएल उसको लिखना है वहाँ पे एक्सेस करने के लिए. रिसीवर, डिवाइस में बहुत सी घटनाएं घटती रहती है, बहुत से एक्शंस होती रहती है, जैसे कि भाई ईमेल का आना, बैटरी का लो होना, मैसेज का आना. तो जब ऐसी कोई भी घटना बनती है कि जो कॉमन है, ओके, तो उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऐसी घटना घटने के बाद एक ब्रॉडकास्ट करती है, अनाउंसमेंट करती है कि भाई ऐसा हुआ है. कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. एक ऐसा मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है, और वो मैसेज जो होता है वो एक इंटेंट के स्वरूप में होता है. किसके स्वरूप में? इंटेंट. मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि इंटेंट को ब्रॉडकास्ट किया और इंटेंट के अंदर वो मैसेज होगा. ओके, तो हमारी एप्लीकेशन अगर किसी भी ब्रॉडकास्ट इंटेंट में इंटरेस्टेड है, जैसे कि बैटरी लो होती है तो हमें पता चलना चाहिए, तो ऐसे केसेस में हमारी एप्लीकेशन को रिसीवर बनना पड़ता है. ओके, उसको मैनिफेस्ट फाइल में मेंशन करना होता है कि ये रिसीवर है. ओके, इन अदर वर्ड्स प्रैक्टिकली हमारी एप्लीकेशन में हमें एक रिसीवर डिफाइन करना पड़ता है, वो भी एक जावा का क्लास है रिसीवर, और मैनिफेस्ट फाइल में उस रिसीवर को रजिस्टर करना पड़ता है. साथ में रिसीवर को रजिस्टर करते वक्त इंटेंट फिल्टर के द्वारा हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये रिसीवर कौन से इंटेंट के लिए हमने रजिस्टर किया है, मतलब कौन से इंटेंट को रिसीव करने के लिए हमने इसको रिसीवर को रजिस्टर किया है, वो हम इंटेंट फिल्टर के द्वारा मेंशन कर सकते हैं. बाय एडिंग अ रिसीवर टैग वी कैन रजिस्टर अ ब्रॉडकास्ट रिसीवर विदाउट हैविंग टू लॉन्च आवर एप्लीकेशन फर्स्ट. देखो ये भी हो सकता है कि हमारी एप्लीकेशन में हम अगर किसी रिसीवर को ऐसे लॉन्चर या रजिस्टर करें मैनिफेस्ट फाइल में, तो ऐसा होगा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन डायरेक्टली क्लाइंट रन नहीं करवाएगा, लेकिन किसी घटना के आधारित, किसी ब्रॉडकास्ट के आधारित हम उसको फायर करवाएंगे. जैसे कि मैसेज आता है तो हमारी एप्लीकेशन तुरंत रन होनी चाहिए, ये हम कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर के द्वारा. तो ऐसा करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को या उसमें हमें रिसीवर डिफाइन करना पड़ेगा, और रिसीवर जब डिफाइन करते हैं तो हमें उसमें मैनिफेस्ट फाइल में ये मेंशन करना पड़ेगा. By registering a broadcast receiver, we can make this process entirely autonomous. If a matching intent is broadcast, our application will be started automatically and the registered broadcast receiver will be executed. अगर जिस इंटेंट के लिए हमने ये रिसीवर को रजिस्टर करवाया है वो इंटेंट ब्रॉडकास्ट होता है, तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी ऑटोमेटिकली, और हमने जो रिसीवर उसमें डिफाइन किया है वो एग्जीक्यूट होगा. देखिए इस तरह से रिसीवर और उसका नाम, ठीक है, और इंटेंट फिल्टर में
वो नाम दिया है एक्शन का, मतलब कौन सी एक्शन, क्या हो, मतलब क्या होना चाहिए जब, मतलब क्या होगा जब आप ये रिसीव करना चाहते हो, कौन सी घटना के लिए, कौन से ब्रॉडकास्ट के लिए आपने ये रिसीवर को डिफाइन किया है। और ये जो रिसीवर है वो आपका एक जावा में डिफाइन किया गया क्लास होगा, जिसके अंदर आपने एक मेथड डिफाइन की होगी ऑन रिसीव। तो जब ये इंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, ये इंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तब ये रिसीवर की रिसीव मेथड रन होगी। Uses library. This tag is used to specify a shared library that our application requires. We can specify that a particular package is required which prevents the application from being installed on device without the specified library. अगर हमारी एप्लीकेशन कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी को यूज़ कर रही है तो वो हम मेंशन कर सकते हैं यूजेस लाइब्रेरी नोड में। ओके, किस तरह से, यूजेस लाइब्रेरी एंड्रॉइड कॉलन नेम, उस लाइब्रेरी का नेम। इससे क्या होगा कि पता चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि इस एप्लीकेशन को ये लाइब्रेरी की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड ट्रू, उसका मतलब क्या होगा कि ये एप्लीकेशन को रन होने के लिए ये लाइब्रेरी होना आवश्यक है, अदरवाइज फॉल्स रखा है तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ऐसा माना जाएगा। तो ये सब अलग अलग नोट्स थे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के, ओके, जो हम डिफाइन कर सकते हैं। वापस बता दूं आपको कि ये सभी नोट्स डिफाइन करने आवश्यक नहीं है, कंपलसरी नहीं है। कुछ नोट्स है उसमें कि जो आवश्यक है और जो होंगे भी, जैसे कि मैनिफेस्ट नोट तो होने ही वाला है, उसके अंदर एप्लीकेशन नोट भी होने वाला है, उसके अंदर कम से कम एक एक्टिविटी नोट तो होगा ही, जो आप एक एक्टिविटी बनाते हो उसके लिए। अब अभी हमने देखा कि मैनिफेस्ट फाइल को हम ये टाइप करके मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैनिफेस्ट एडिटर भी आता है, जहाँ पे केवल आपको क्लिक करके वैल्यूज़ टाइप कर इनपुट करनी है टेक्स्ट बॉक्सेस में, फिर एक्सएमएल का कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा उसके अनुरूप। तो आपके पास ये एक ऑप्शन भी है मैनिफेस्ट फाइल को अपडेट करने के लिए। अगर आप डायरेक्टली वहाँ पे टाइप करके नोट्स लिखना नहीं चाहते हो मैनिफेस्ट फाइल में, तो मैनिफेस्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हो। इसमें अलग अलग टैब्स होते हैं 5। द एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स इंक्लूड ए मैनिफेस्ट एडिटर, सो यूजिंग इट वी डोंट हैव टू मैनिपुलेट द अंडरलाइंग एक्सएमएल फाइल डायरेक्टली। इट कंटेन्स 5 डिफरेंट टैब्स एज फॉलो: मैनिफेस्ट टैब, एप्लीकेशन टैब, परमिशन टैब, इंस्ट्रूमेंटेशन टैब, और अंत में ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल की जो आपकी मैनिफेस्ट फाइल का कोड ओपन करेगा। इस तरह से उसमें अलग अलग नोट्स होते हैं। देखिए ये उसका एक स्क्रीनशॉट है मैनिफेस्ट का। देखो ये पूरा इस तरह से आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, जिसमें आप वैल्यू को केवल आपको टाइप ही करना है, ओके करने पर वो कोड अपने आप जनरेट कर देगा। देखिए ये मैनिफेस्ट टैब है, यहाँ पे ये सभी अलग अलग हम फीचर्स ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ओके। लेकिन अगर आपको कोड पता है तो वो एक ज़्यादा बेहतर वे है, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप कोड में जाके मैनिपुलेट करो। इसे ये यूटिलिटी है। Each of these tabs contains a visual interface for managing the application node and its component hierarchy, its security, instrumentation settings, etc. अलग अलग नोट्स वहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे टैब्स में क्लिक करने से, और उसमें लिखा भी जाएगा। डायरेक्टली आप वहाँ पे टाइप करोगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे परमिशन टैब में क्लिक करके मैं जो भी परमिशन लिखता हूँ, यूजेस परमिशन वहाँ पे लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली। द लास्ट टैब गिव्स एक्सेस टू द अंडरलाइंग एक्सएमएल फाइल। ये जो लास्ट टैब है वो मैनिफेस्ट फाइल का कोड ओपन करेगा, ठीक है। तो ये था मैनिफेस्ट फाइल, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन मैनिफेस्ट फाइल, या व्हाट इज एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, एक्सप्लेन एनी 2 नोट्स, एक्सप्लेन एनी 4 नोट्स ऑफ दिस फाइल, और हाउ कैन वी डिफाइन एन एक्टिविटी एज एन एंट्री पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन। इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं
मैनिफेस्ट फाइल से जुड़े। ओके, सो राइट नाउ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।